Class, a very good morning to all of you. Good morning, good morning. स्टार्ट करें। चलिए, इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने इस बारे में बात कर लिया था कि सरफेस टेंशन कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको याद आएगा तो। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एक्सेस प्रेशर across the free surface of a liquid। ठीक है, इस टॉपिक का मतलब क्या है, जरा बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। सपोज कीजिए कि सबसे पहला केस आपने कंसिडर किया। सबसे पहला केस का मतलब आपने एक ऐसा केस कंसिडर किया जहां पे आप एक प्लेन लिक्विड सरफेस देख रहे हैं। प्लेन लिक्विड सरफेस का मतलब क्या होगा? प्लेन लिक्विड सरफेस का मतलब होगा कि अगर आपके पास एक इस तरह का कंटेनर है और उस कंटेनर में अगर इस तरह का लिक्विड है, तो आप देख सकते हैं कि ये लिक्विड एग्जैक्टली प्लेन है ऊपर से। ना तो ये स्फीयर बनाने की कोशिश कर रहा है, ना तो ये कुछ और काम करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो स्फीयर बनाता तो हो सकता है कि डाउनवर्ड स्फीयर बनाता या तो अपवर्ड स्फीयर बनाता। ये कुछ नहीं कर रहा, ये एकदम सीधा बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब ये लिक्विड सरफेस टेंशन लगाएगा, जो सरफेस टेंशन इसके मॉलिक्यूल्स लगाएंगे, यानी कि ऐसा एक सरफेस टेंशन वो लगा सकते हैं या ऐसा एक सरफेस टेंशन वो लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने हर बार आपको बोला है कि जो भी सरफेस टेंशन की फोर्स होगी, ठीक है, वो आपने कैसे बनानी है? वो आपने टैंजेंशियल बनानी है। हरदम ये बात सब लोगों ने याद रखनी है कि सरफेस टेंशन की फोर्स टैंजेंशियल आपने बनानी है। ठीक है, अब आपने कंसीडर क्या करना है? आपने एक पॉइंट कंसीडर करना है ए, जो लिक्विड के बाहर होगा, और आपने एक पॉइंट कंसीडर करना है बी, जो लिक्विड के अंदर होगा। ये जो ए पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है, ये हमने एयर में कंसीडर किया है, यानी कि बाहर, लिक्विड के एग्जैक्टली बाहर कंसीडर किया है। ये जो बी पॉइंट है, ये हमने कहां कंसीडर किया है? इनसाइड द लिक्विड। और ये हमने कंसीडर किया है आउटसाइड द लिक्विड। क्यों कंसीडर किया है? क्यों हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट पे इंटरेस्ट है? हम ए पॉइंट और बी पॉइंट पे लगने वाली फोर्सेस को देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि ये प्लेन लिक्विड सरफेस क्यों बन रहा है। ठीक है,
कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आप फोर्स एट पॉइंट ए देखेंगे और अगर आप फोर्स एट पॉइंट बी देखेंगे तो वो दोनों के दोनों बराबर होंगे। तभी तो तभी तो ये एक प्लेन सरफेस बन रहा है। यानी कि क्या? यानी कि आपके पानी के मॉलिक्यूल्स जो यहां पे इस तरह से बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर मैं इस सरफेस टेंशन की फोर्स को हटा दूं और अगर हम सिर्फ और सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स की बात करें जो आपको यहां पे अभी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये आपके पानी के मॉलिक्यूल्स, तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि पानी के मॉलिक्यूल्स और हवा के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स लगेगी जिसका नाम एडेसिव फोर्स होगा, और दूसरा पानी के मॉलिक्यूल्स और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स लगेगी जिसका नाम कोहेसिव फोर्स होगा। तो अगर हम ए पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ए पॉइंट में एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं पानी के मॉलिक्यूल और एयर के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली फोर्सेस के बारे में। और अगर हम बी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो बी पॉइंट में हम लोग बात कर रहे हैं पानी के मॉलिक्यूल और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली फोर्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं एडेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स के बारे में। क्या मैं बोल सकता हूं कि जो एडेसिव फोर्स है वो फोर्स बराबर है कोहेसिव फोर्स के? अगर ऐसा होगा तो आपका लिक्विड सरफेस एक प्लेन सरफेस बन के रह जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो कैसा बनेगा जरा देखते हैं। मैं टॉपिक कंटिन्यू करूंगा, बाद में आप लोग से पूछूंगा कि समझा कि नहीं समझा। बस और 4-5 मिनट ध्यान से बातें समझो। सबसे पहले मैंने प्लेन सरफेस के बारे में आपको बताया। हमने 2 पॉइंट कंसिडर किया, एक लिक्विड के बाहर, एक लिक्विड के अंदर। हमने ये सोचने की कोशिश की कि लिक्विड का सरफेस प्लेन क्यों है। फिर हमें पता चला कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के ऊपर 2 लोग मिलकर फोर्स लगा रहे होंगे। एक जो फोर्स होगा दैट विल बी बिटवीन द लिक्विड एंड द एयर, और एक जो फोर्स होगा दैट विल बी बिटवीन लिक्विड एंड लिक्विड। ठीक है, इसी फोर्स को आप एडेसिव फोर्स बोलते हो और इस फोर्स को आप कोहेसिव फोर्स बोलते हो। ये है आपका क्राइटेरिया। अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो गई तो ना तो लिक्विड सरफेस ऊपर की तरफ जाएगा, ना तो लिक्विड सरफेस नीचे की तरफ जाएगा। और ये चीज हम बहुत पहले ही बात करके बैठे हुए हैं। जब हम लोगों ने मर्क्यूरी का एंगल ऑफ कांटेक्ट वगैरह देखा था तो हमने ये बात की थी कि मर्क्यूरी का कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए मर्क्यूरी नीचे की तरफ स्फीयर बनाता है। और जब हम इसके बारे में बात करते हैं, एडेसिव फोर्स ज्यादा होने के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है, अगली चीज क्या है, अब हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। दिस विल बी आवर सेकेंड एग्जांपल, जिससे आपका व्यू और क्लियर होगा। यहां हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस के बारे में। अब यार कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस कैसा दिखता है, जरा ध्यान से देखिए और चीजों को याद रखने की कोशिश करें। कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस कुछ इस तरह से दिखता है, ऐसा। ठीक है, वाटर का एडिसिव फोर्स ज्यादा होता है इसलिए से वाटर इवेपोरेट होता है, ऐसा कौन बोला रे? वाटर के बीच के मॉलिक्यूल्स के कोहेसिव फोर्स वीक होता है इसलिए वाटर जल्दी इवेपोरेट होता है। एडिसिव फोर्स और इवेपोरेशन का क्या लेना देना? कोहेसिव फोर्स वीक होने की वजह से पानी, वो टॉपिक जाने दो फिलहाल, यहाँ पे जाने दो। हाँ,
ये है आपका कोहेसिव सरफेस, कोहेसिव बोल रहा हूं, कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस। याद रखिए कैसा सरफेस है, कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस। ठीक है, लगे हाथ मैं एक और चीज आपके सामने रख देता हूं ताकि क्लैरिटी और बेटर हो जाए, और वो होगी हमारी थर्ड चीज, जिसको हम बोलेंगे क्या, कॉनकेव लिक्विड सरफेस। ठीक है, कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। आई होप आधे लोग ने गैस कर ही लिया होगा। ये आपका सरफेस और इस तरह से दिखेगा। ठीक है, कॉनकेव एंड दिस इज कॉन्वेक्स। हमें इन दोनों को स्टडी करना है। हमने अभी क्या स्टडी कर लिया, हमने अभी स्टडी कर लिया है एकदम प्लेन सरफेस के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले कॉन्वेक्स को हम लोग स्टडी करते हैं। सेम कार्यक्रम करना चाहेंगे हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करेंगे लिक्विड के बाहर, यहां पे हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करेंगे लिक्विड के अंदर, यहां पे। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इन दोनों में से फोर्स कहां ज्यादा होगी या बराबर होगी, या फिर मैं आपको तीन ऑप्शन दूं कि क्या पहला ऑप्शन है एफ ए बराबर एफ बी है, क्या दूसरा ऑप्शन है फोर्स एट ए इज ग्रेटर देन फोर्स एट बी, या तीसरा ऑप्शन है कि फोर्स एट बी इज ग्रेटर देन फोर्स एट ए, इन तीनों में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहेंगे, बोलिए। सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए, क्या सोच विचार क्या है यहां पे। एक मिनट क्लास, मैं ग्रुप पे एक मैसेज डाल देता हूँ। चलिए, आपको बात को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक बात यह समझनी पड़ेगी कि यहां पे इन तीनों में से कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, पहली बात क्या हो रहा है, जरा मैं आपको ध्यान से समझाता हूं। ये तीनों चीजें आपके दिमाग से निकाल दीजिए और पूरा का पूरा दिमाग यहां पे लाके रखने की कोशिश करिए। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट ए एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट बी। ठीक है,
पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे रखने की कोशिश करें। पहले ये डायरेक्शन वाला फंडामेंटल अगर आप समझ जाएंगे तो आपका कार्यक्रम ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। फिर वो जो 3 ऑप्शंस मैंने आपको दिए थे, फिर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको पूछा उसमें से एक आधा ऑप्शन तो सही होगा, बट फिलहाल के लिए ऐसा सोचिए कि तीनों ऑप्शंस गलत है, क्योंकि पहले आपने वो नहीं सोचना चाहिए, पहले आपने कुछ और सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए, मैं आपको सवाल बताता हूं, ठीक है। ये सरफेस बनने के लिए इट्स अ वेरी वेरी कॉमन सेंस कि इन मॉलिक्यूल्स ने एक डाउनवर्ड फोर्स इस तरह से लगाई होगी। ये है एफ बी वाला फोर्स जो आप जानते हैं, या फिर मैं इसको ले लेता हूं एफ टी, यानी कि सरफेस टेंशन वाला फोर्स। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ने इस तरह से एक सरफेस टेंशन लगाया होगा, इस तरह से एक सरफेस टेंशन लगाया होगा, और नीचे की तरफ एक सरफेस टेंशन लगाया होगा। अब ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी इस पानी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, बराबर है। परंतु परंतु व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट, क्योंकि जो सरफेस टेंशन वाली फोर्स है वो मच मच ग्रेटर है, क्योंकि आप जानते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पे मर्क्यूरी कंसिडर कर रहा हूं, तो मर्क्यूरी तो भाई एयर के सामने उसका सरफेस टेंशन का फोर्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, बराबर है कि नहीं है। तो अगर ये सरफेस टेंशन का फोर्स मच मच ग्रेटर है, तो ऑब्वियस सी बात है मर्क्यूरी के सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो नीचे की तरफ खींचे जाएंगे। अब मेरा सवाल आप लोग से ये है कि मर्क्यूरी के साथ जो जस्ट उसकी बाउंड्री पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स बैठे हुए हैं, क्या आप बता सकते हैं वो कहां पे खींचे हुए जाएंगे, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब दो। मर्क्यूरी के सारे मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये तो बात सब लोग को समझ में आ रही है। मेरा सवाल ये है कि मर्क्यूरी के जो मॉलिक्यूल्स की लेयर है उसके साथ जो एयर के मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं, जो ब्लू कलर के आपको एयर के मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, वो कहां जाएंगे, नीचे कि ऊपर? कम ऑन। अच्छा अच्छा, मुझे एक छोटा सा मुझे एक चीज बताओ, ठीक है। ये एक आदमी है, ये एक दूसरा आदमी है, इन दोनों ने इस तरह से हाथ पकड़ के रखा हुआ, ठीक है। इस आदमी का नाम वाटर है, इस आदमी का नाम एयर है। अगर वाटर वाला आदमी इधर झटका मारता है बहुत जोर से, बहुत जोर से, और ए वाला आदमी इधर झटका मारता है, ठीक है, परंतु जो वाटर वाला आदमी झटका मार रहा है वो काफी तगड़ा झटका है इसके झटके से, तो आपको बताना है कि एयर वाला आदमी कहां जाएगा, वाटर वाले आदमी के साथ जाएगा कि उल्टी दिशा में जाएगा? सोच के देखो, सोच के देखो। अगर वाटर वाला आदमी एयर वाले आदमी के हिसाब से ज्यादा जोर से झटका मारेगा तो कॉमन सेंस वाली बात है कि वो उसके साथ जाने वाला है। तो अब मुझे एक बात बताओ, एयर मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स कहां लगेगी? एयर मॉलिक्यूल के ऊपर भी फोर्स नीचे की तरफ ही लगेगी, सिंपल। इसलिए मैंने बोला सबसे पहले ये समझो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट ए एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट बी कैसा दिखेगा। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है, अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो काम खत्म हो जाता है। समझा? बात को समझा? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा सरफेस टेंशन काफी ज्यादा तगड़ा है। हमारा मतलब कौन? हम लिक्विड के सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं, हम लोग लिक्विड के सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं। जो लिक्विड का सरफेस टेंशन है वो काफी तगड़ा है।
एयर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि एयर फोर्स नहीं लगा रहा, एयर भी फोर्स लगा रहा है, बट एयर की फोर्स नीचे की तरफ कैसे आ रही है? लिक्विड का सरफेस टेंशन इतना तगड़ा है, लिक्विड का सरफेस टेंशन इतना तगड़ा है कि ऑब्वियस सी बात है कि एयर के मॉलिक्यूल्स भी नीचे की तरफ खींचे जाएंगे। अरे आपको बात समझ में? अब एक बात जो नॉलेज वाली बात है, ठीक है, ये बात अगर सबको समझ में आ जाए तो एक और नॉलेज वाली बात आपको बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से बात समझ में, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं प्रेशर के बारे में, आपको पता है अब जो प्रेशर नाम की चीज होती है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, बराबर है। तो अगर हमने कहीं पे फोर्स के बारे में बात की है तो हम वहां पे प्रेशर के बारे में भी बात कर सकते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है। तो आपने एक और चीज याद रखनी है कि जो प्रेशर होगा बी पॉइंट पे वो ग्रेटर होगा प्रेशर एट ए पॉइंट पे। और ये बात आपने पहले ही गेस कर ली होगी, अगर मैंने जैसे ही प्रेशर का नाम लिया होगा आपके दिमाग में आ गया होगा कि कॉमन सेंस वाली बात है कि यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा और यहां पे प्रेशर कम होगा। अब आप बोल भी सकते हैं कि सर प्रेशर नीचे ज्यादा कैसे होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। आप सोच के देखिए, अगर इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स, इतने सारे सॉरी मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ धक्का मार रहे हैं, नीचे की तरफ धक्का मार के अपने आप को एक तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि सारा का सारा प्रेशर यहीं पे डेवलप हो रहा है। तो इसका मतलब प्रेशर कहां पे ज्यादा है? इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड। एक और तरीका है पहचानने का, अगर आप कभी भी कॉन्वेक्स सरफेस देखते हैं तो अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है। कॉन्वेक्स सरफेस अगर आप देख रहे हैं तो अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है। क्या ये बात आप लोग को समझ में आ रही है? क्लियर है सब लोग के दिमाग में? यस यस आकांक्षा, एब्सोल्युटली करेक्ट। फटाफट फटाफट, क्या सब लोगों के दिमाग में क्लियर है ये बात? डन। पक्का? आगे बढ़े? क्या हम अब डायरेक्टली इस वाले चीज के बारे में बात कर सकते हैं? किस वाले चीज के बारे में? कॉनकेव के बारे में बात कर सकते हैं। मैं दो पॉइंट्स कंसीडर कर रहा हूं, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले मैं टैंजेंट्स बना देता हूं, एक, दो और ये तीन। बिल्कुल ध्यान से टैंजेंट्स देखिए, हरदम सर्कल के हिसाब से टैंजेंट्स बनेंगे। कॉनकेव सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस। आपने देखा जब मैंने यहां पे तीन टैंजेंट बनाए थे, एक, दो और अंदर, यहां पे कैसा सरफेस है पहले वो देख लीजिए। इसलिए टैंजेंट्स बनेंगे एक, दो, तीन, और ये होगा आपका सरफेस टेंशन वाला फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अच्छी तरह से देख लो। किधर भी आपने अभी यहाँ पे बच्चे को कंफ्यूजन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बच्चे का कंफ्यूजन क्या होता है? बच्चों का कंफ्यूजन ये होता है कि सर जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स है जो आप बना रहे हो वो तो हरदम हमें इनवर्ड ही बनाना चाहिए ना, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स तो अंदर की तरफ है। यहां पे हम वाटर का एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, है ना। तो आपने उसको बाहर की तरफ कैसे बना दिया? आप इस कॉनकेव सरफेस को देख के बात करो। जब हम इस कॉनकेव सरफेस की बात कर रहे हैं तो जब आप इसके ऊपर सरफेस टेंशन के टेंजेंट्स बनाओगे तब वो ऐसे बनेंगे। एक कॉनकेव सरफेस के लिए बात कर रहा हूं मैं, यहां पे कार्यक्रम हो चुका है, प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पे कॉनकेव सरफेस बन चुका है। हम ऐसी बात नहीं कर रहे, हम इनिशियल स्टेज में बात नहीं कर रहे कि अभी हमने इसमें लिक्विड डाला, अब वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बोलेंगे अरे चलो एक दूसरे को खींचो, अपने को स्फीयर बनाना है, पर अल्टीमेटली लिक्विड के सरफेस को समझ में आता है कि वो स्फीयर नहीं बना सकते, वो उल्टा स्फीयर बना सकते, यानी कि कॉनकेव बना सकते हैं। वो कहानी हो गई, वो लोग हार गए, लिक्विड वाले एयर और ग्लास के सामने हार गए।
हारने के बाद हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये कंसेप्ट यहां पे मत लगाना, क्योंकि कॉनकेव सरफेस बन चुका है, इसलिए हम सरफेस टेंशन का एरो ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, एक पॉइंट पे जो एरो बनेगा वो बनेगा नीचे की तरफ, एफ ए। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें भी डाउट होता है, क्योंकि वो रट्टा मारते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं, थोड़ी नॉलेज आपको दे देता हूं, तो शायद आप रट्टा ना मारे। सब लोग इसको रट्टा मार के खराब कर देते हैं। एफ ए का अगर आप असली नाम देखेंगे तो उसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप थोड़ी बहुत अगर 11th स्टैंडर्ड याद आ रही होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है प्रेशर अप्लाइड बाय एयर, या तो आप इसको पीए बोले या तो एफए बोले, है ना, और कॉल इट एज पीए। ठीक है, सुना होगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर दम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनवर्ड लगता है, यह बात आपने हरदम याद रखनी है। कहां लगता है, इनवर्ड लगता है। थोड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको बात समझ में। ठीक है, चलो समझो कि आपके पास एक साइकिल का टायर है। बेसिक बेसिक चीजें दिमाग में जितने जल्दी फिटअप कर लोगे उतने जल्दी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आपके पास एक साइकिल का टायर है। ठीक है, आपके साइकिल के टायर में अच्छी खासी हवा भरी हुई है। ठीक है, अच्छी खासी हवा भरी हुई है। ठीक है, फुल एयर। सडनली अगर आपका साइकिल का टायर पंचर हो जाता है तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दोगे, आपके साइकिल का टायर पंचर होने के बाद किस तरफ जाता है, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? पंचर होने के बाद आपके साइकिल का टायर किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा कि बाहर की तरफ जाएगा? बोलो। कॉमन सवाल पूछा मैंने आपको, बहुत ही आसान सवाल पूछा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इन चीजों को रट्टा मार के बैठो। डायग्राम रट्टा मार लोगे तो क्या फिर बात चलेगी। अच्छा, ऑल ऑफ यू एग्री कि मेरा साइकिल का टायर अंदर की तरफ जाएगा। क्यों क्यों मेरा साइकिल का टायर अंदर की तरफ गया? सबसे पहली बात तो आप पंचर का मतलब समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पंचर? पंचर का मतलब यह है कि इनसाइड जो प्रेशर है वो रिलीज हो गया। क्या हो गया? इनसाइड का प्रेशर रिलीज हो गया। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि इनसाइड प्रेशर लेस हो गया। तो यहां पे पंचर के टाइम पे अगर आप देखोगे तो दो तरह के लोग होते हैं टायर में। एक तो होती है इनसाइड एयर जो टायर के अंदर होती है, और एक होती है आउटसाइड एयर जो टायर के बाहर होती है। जब पंचर हो जाता है तो इनसाइड एयर का जो प्रेशर होता है वो लेस देन हो जाता है आउटसाइड एयर के प्रेशर से। बराबर, यही है ना कहानी। अगर मैं उल्टा सवाल पूछता कि अगर मैं इस टायर में हवा भराऊं तो टायर किस तरफ जाएगा, तो टायर बाहर की तरफ जाएगा। हवा भरने के बाद टायर बाहर की तरफ जाता है। बराबर है, हवा भरने के बाद टायर कहां जाता है, बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि इनसाइड जो हवा है उसका जो प्रेशर है वो बाहर की हवा से ज्यादा है, तभी तो टायर बाहर की तरफ जा रहा है। सोच के देखिए, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि दो तरह के सबसे पहले प्रेशर होंगे। एक तो प्रेशर होगा टायर के अंदर और एक प्रेशर है टायर के बाहर। टायर के अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर है जो आप हवा भरवाते हो। टायर के अंदर जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर है, जो आप हवा भरवाते हो। आउटसाइड प्रेशर कौन है, इसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो 24 घंटे 365 डेज आपके टायर पे लगता है। आपने जब पंचर किया
टायर को, तो इनसाइड प्रेशर कम हो गया क्योंकि अंदर की हवा उस पंचर वाले स्पॉट से निकल गई। तो अब आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जीत हुई, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने आपके टायर को अंदर की तरफ ढकेला। देख रहे हो बात को, समझ रहे हो? हरदम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हरदम अंदर की तरफ ही लगता है। आप अगर सेकंड केस भी कंसीडर करेंगे, समझो आपने पंचर वाला केस कंसीडर नहीं किया, आपने एयर फिल का केस कंसीडर किया। आपने अपने साइकिल के टायर में हवा भरने की कोशिश की, भरो हवा। जैसे ही आप अपने साइकिल के टायर में हवा भरते हो तो आपका साइकिल का टायर इन्फ्लेट जो होता है वो आउटसाइड इन्फ्लेट होगा। एयर फिलिंग के टाइम पे आपका जो टायर का इन्फ्लेशन होगा वो आउटसाइड में होगा। आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ टायर फूलेगा। क्यों ऐसा याद रखिए, अभी भी आपके टायर के ऊपर एक अंदर की तरफ प्रेशर लग रहा है। वो प्रेशर कौन सा प्रेशर है? चारों तरफ से लगता है। वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। परंतु जब आप अपने टायर में हवा भरवाते हैं किसी मशीन से, तो वो मशीन आपके टायर में अराउंड 32 psi नाम का प्रेशर डाल रहा है। और ये 32 psi यानी कि ये जो अंदर का प्रेशर है, ये इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काफी ज्यादा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हार हो जाती है और आपका टायर बाहर की तरफ इन्फ्लेट करता है। पर हार हो जाने का मतलब ये नहीं है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर की तरफ लगेगा, नहीं, अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर की तरफ ही लग रहा है। पर टायर बाहर की तरफ क्यों फूल रहा है? क्योंकि अंदर वाली हवा जो जा रही है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काफी ज्यादा है। मतलब प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड। दिस इंप्लाइज कि आपका जो टायर का इन्फ्लेशन होगा वो आउटसाइड की तरफ होगा। पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बोलता है, मैं तुमको उस दिन बताऊंगा जिस दिन तुम्हारा टायर पंचर होगा कि मेरी ताकत कितनी है। अभी तो तुम बाहर की तरफ इन्फ्लेट क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर 32 psi है जो मेरे से काफी ज्यादा है। एक बार तुम्हारा टायर पंचर होने दो, फिर बताता हूं मैं। तो टायर पंचर हो गया। जैसे ही टायर पंचर हो गया तो अंदर का प्रेशर घट गया। अंदर का प्रेशर क्यों घट गया? क्योंकि अंदर की हवा बाहर निकल गई। तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बोलता है? अब देखो मैं टायर किधर इन्फ्लेट करता हूं। अब उसने इन्फ्लेट नहीं किया, उसने डिफ्लेट किया इनवर्ट्स। क्योंकि वो 24 घंटे 365 डेज वेट ही कर रहा था कि अंदर का प्रेशर कम हो और वो आपके टायर को अंदर की तरफ ढकेल दे। किसी को बात समझ में आई कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हरदम अंदर की तरफ ही लगता है? हाँ या ना? एवरीबडी इज ओके विद दिस थिंग? सबको ये बात समझ में आ रही है कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स इनसाइड? पक्का? नो वरीज अबाउट दिस थिंग? ठीक है, बस आप टायर में हवा भरवा लेते हो इसलिए आपका कार्यक्रम बाहर की तरफ होता है। अब देखो, आप कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस पढ़ो या आप कॉनकेव लिक्विड सरफेस पढ़ो, दोनों केसेस में हमने एफए यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का दबाव जो हमने यहां बनाया है वो हमने नीचे की तरफ ही बनाया है। हवा का दबाव हरदम नीचे की तरफ ही लगता है। आ रही है आपको बात समझ में? परंतु अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस वाले केस में सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है क्योंकि ये सरफेस इस तरह से बन गया, कॉनकेव वाला सरफेस। ठीक है, तो अगर आप अभी नोटिस करेंगे तो प्रेशर जो होगा वो ए साइड में ज्यादा होगा और प्रेशर बी साइड में कम होगा। हरदम ये बात याद रखनी है। ठीक है, कहां प्रेशर ज्यादा होगा? ए साइड में। कहां प्रेशर कम होगा? बी साइड में। हवा का दबाव और सरफेस टेंशन मिला के इस तरफ यानी कि लिक्विड सरफेस के बाहर प्रेशर ज्यादा करेंगे और यहां प्रेशर कम होगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को यह समझ में ना आ रहा होगा कि सर कैसे
कैसे आप ये बोल पाते हैं कि प्रेशर कहां ज्यादा होगा और प्रेशर कहां कम होगा? क्या इसके लिए थोड़ा और बेहतर चीजें हो सकती हैं? हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती? अगर आप टायर के एग्जाम्पल पे ही चले तो भी आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। अगर आप सिर्फ टायर के एग्जाम्पल पे भी चलेंगे तो भी आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। चलो, खुद को टायर पे लेके आ जाओ और पूरा का पूरा दिमाग टायर पे रखो। अगर आपने टायर वाली चीज भी अच्छी तरह से समझ ली तो भी आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये आपका टायर है, ठीक है। चलो, मैं आपको पहला ऑप्शन देता हूं। अगर प्रेशर इनसाइड ग्रेटर है प्रेशर आउटसाइड के, और मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, प्रेशर आउटसाइड ग्रेटर है प्रेशर इनसाइड। चलो, अगर आपने मुझे पहले वाले सवाल का जवाब बता दिया कि आपका लिक्विड, आपका जो सरफेस है टायर का, वो कहां इन्फ्लेट होगा, आउटसाइड कि इनसाइड? अगर ये कंडीशन है तो चलो जल्दी जल्दी बताओ, टायर के मामले में बताओ। अगर अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा है तो टायर अंदर की तरफ जाएगा कि बाहर की तरफ जाएगा? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कॉमन सेंस है, सोच समझ के जवाब दो। ऐसा समझो कि आप टायर में हवा फिल कर रहे हो, आप यहां पे एयर फिलिंग कर रहे हो। अंदर का प्रेशर ज्यादा होने का मतलब हवा भरना होता है। बोलो, आपका 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 टायर किधर इन्फ्लेट होगा, आउटसाइड की इनसाइड? अच्छा, तो क्या टायर फूलते वक्त ऐसा दिखता है? टायर फूलते वक्त ऐसा दिखता है ना, दिखता है, ऐसा फूलते वक्त दिखता है आपको, बराबर? क्या ये डायग्राम से मैं इस तरफ को ध्यान दो, लुक एट दिस थिंग, क्या आपको टायर फूलते वक्त ऐसा दिखाई देगा? पक्का सब लोग ने इमेजिन कर लिया, फोटो आ गया सब लोग के दिमाग में, जैसे बंदा टायर में हवा भरता है तो टायर ऐसा फूलता है, ठीक है। चलो, सेकेंड वाला एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। यहां पे तो पंचर हो गया ना, पंचर हो गया कि नहीं हो गया, बराबर है कि नहीं? तो अभी आपको यही टायर, ये वाला टायर, यही टायर कैसा दिखाई देगा? और मैंने अभी इसी टायर को यहां पे भी बनाया है। यही टायर का पार्ट आपको बाहर फूलते हुए दिखाई देगा, और अब यही टायर का पार्ट आपको पंचर के टाइम पे अंदर जाते हुए दिखाई देगा, बराबर है कि नहीं? पंचर होगा तो इस वाले पार्ट पे जरा आपका ध्यान रखना है, सब लोगों ने इस वाले पार्ट पे ध्यान रखना है। सिर्फ पूरे टायर से अच्छा सिर्फ इस वाले पार्ट पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे ही पंचर होगा तो आप मुझे बताएं ये सारे पॉइंट्स किस तरफ जाएंगे? बिल्कुल कॉमन सेंस वाली सवाल पूछ रहा हूं, थोड़ा भी अगर ध्यान है आप लोगों का तो आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। ये टायर पे मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं, ठीक है ना। अगर हवा भरा तो ये सारे के सारे पॉइंट्स बाहर की तरफ भागेंगे, और अगर पंचर हो गया तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अंदर की तरफ भागेंगे। इतना सबको समझ में आता है? सबको इतना समझ में आता है ना? टायर के मामले में तो समझ में आता है कि नहीं आता है? टायर के मामले में समझ में आता है कि नहीं आता है? बराबर है ना? बराबर है, इतना सबको समझ में आता है? हाँ या ना? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक नया वर्ड मैं आपके सामने इन्वॉल्व करता हूं। मिनिस्कस नाम का वर्ड आपने सुना है कभी? हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड मिनिस्कस? मैथ्स वाले लोग या बचपन में कभी सुना है मिनिस्कस? अरे हाया ना, कितने लोग ने मिनिस्कस वर्ड सुना है? मैंने अभी तक से वर्ड इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग ने सुना ही नहीं होगा, इसलिए मैं ये वर्ड आपको बताना नहीं चाहता था। नहीं सुना मिनिस्कस वर्ड? सुना है? सुना है पर क्या होता है नहीं पता, ठीक है, जाने दो, जाने दो। चलो, मिनिस्कस के हिसाब से नहीं पढ़ते फिर, वी विल नॉट स्टडी, इसलिए मैंने अभी तक से वर्ड यूज नहीं किया था।
मैं वेट कर रहा था, अगर आपको पता होता तो फिर मैं इसके हिसाब से आपको बताता, ठीक है ना, पर पता नहीं है आपको, ठीक है, चलो जाने दो। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, मिनिस्कस के फॉर्म पे ही समझाऊंगा, बट मिनिस्कस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा ताकि आपको टेंशन ना आए, क्योंकि अगर मैं एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल करके आपको पढ़ाऊं जो आपको पता ही नहीं है तो फिर दिमाग उसको समझने में थोड़ा और देरी करता है। इसलिए मैं मिनिस्कस यूज करके पढ़ाऊंगा, बट मिनिस्कस वर्ड आपके सामने नहीं यूज करूंगा, ठीक है ना, मिनिस्कस वर्ड यूज करके पढ़ाऊंगा, बट मिनिस्कस नाम की चीज आपके सामने नहीं पढ़ाऊंगा। चलो दूसरा अप्रोच मैं आपके सामने फॉलो करता हूं। ये कौन है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स? अगर आपको यह भी नहीं पता, अगर आपको यह भी नहीं पता कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे दिखते हैं, तो भी टेंशन मत लो, तो भी समझा देता हूं। चलो आसान तरीके से समझते हैं, ठीक है, देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। ये एक स्फेरिकल मिरर होता है। इस स्फेरिकल मिरर को अगर मैं दो भाग में कट कर दूं तो मेरे पास एक ऐसा भाग और एक ऐसा भाग आता है, ठीक है। ये जो भाग आप देख रहे हो, ठीक है, इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स, और ये जो भाग आप देख रहे हो इसको बोला जाता है कॉनकेव। कैसे? कॉन्वेक्स को समझने से पहले कॉनकेव को समझो, कॉनकेव को समझो। मैंने याद ऐसे किया है, केव का मतलब गुफा होती है, तो ये चीज आपको ऐसी दिख रही है जैसे कोई गुफा का एंट्रेंस है, दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गुफा है। गुफा मतलब समझते हो, केव, किसी केव की एंट्री है, किसी केव की क्या है, एंट्री है, दिख रहा है। तो ऐसी वाली चीज कॉनकेव, और जो बाहर की तरफ आती है उल्टा, वो कॉन्वेक्स। याद रहेगा, याद रहेगा, सब लोग को याद रहेगा, पक्का? कॉनकेव कॉन्वेक्स हो गया। अभी मैं आपसे वापस सवाल पूछता हूं, मैं ऊपर जा रहा हूं, अब आप मुझे जवाब दोगे, अब आप मुझे जवाब दोगे, ठीक है, अब आप मुझे जवाब दोगे, ठीक है, बोलो ये क्या है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ सब लोग ने जवाब दिया ना, सब लोग ने जवाब दिया कॉनकेव, दिया, गलत जवाब दिया, गलत जवाब दिया, बिल्कुल गलत जवाब दिया। क्यों गलत जवाब दिया पता है, क्यों गलत जवाब दिया पता है? क्योंकि आप यहां पे खड़े होके सोच रहे हो, आप यहां पे खड़े होके सोच रहे हो ना, इसलिए आपको गुफा यहां से दिखाई दे रही है। याद है ये एग्जाम्पल में आप हवा भर रहे हो, ये एग्जाम्पल में आप हवा भर रहे हो, आप हवा टायर के अंदर बैठ के भर रहे हो क्या? आप हवा टायर के अंदर बैठ के भर रहे हो? अरे बाबा, टायर के अंदर बैठ के हवा भरते हैं कि टायर के बाहर खड़े होकर हवा भरते हैं? अच्छा, तो आप अंदर खड़े हो कि बाहर खड़े हो? देखने का नजरिया क्या है, देखने का नजरिया यहां है ना, आप यहां खड़े हो कि नहीं खड़े हो, बराबर कि नहीं? अभी जैसे ही मैंने गुफा बोला तो गुफा में आप यहां खड़े थे ना, तभी तो आपको गुफा का एंट्रेंस दिखाई दिया, बराबर है कि नहीं? आप खड़े हो यहां पे, खड़े हो कहां पे वो जरूरी है, आप कहां पे खड़े होके देख रहे हो वो जरूरी है। आप यहां पे खड़े रहोगे तभी तो गुफा का एंट्रेंस आपको दिखाई देगा, बराबर है? तो अब आप मेरे एग्जांपल में डायरेक्टली अप्लाई करते हो, इसलिए आप फिजिक्स पढ़ नहीं पाते हो, इसलिए फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम हो जाती है। पहले तो ये सोचो कि ये एग्जांपल पहले वाले एग्जांपल से रिलेट करने लायक है, हाँ है, पर ये भी तो सोचना जरूरी है कि हम गुफा में एंटर नहीं कर रहे, हम टायर में हवा भरवा रहे हैं। तो पहले खुद को सेट करो, टायर में हवा भराने के लिए आप कहां सेट हो? टायर में हवा भराने के लिए आप यहां हो, बाहर की तरफ हो ना आप टायर के, बराबर है ना? तो इसका मतलब अब ये चीज कॉनकेव नहीं है बेटा, ये चीज क्या है, ये कॉन्वेक्स है, बराबर बराबर। अच्छा अब इस वाले एग्जांपल में बताओ आप कहां पे खड़े हो, यहां पे खड़े हो, वन पोजीशन पे कि टू पोजीशन पे, बोलो, वेयर आर यू स्टैंडिंग इन दिस एग्जांपल, वन और टू? आधे लोग बोल रहे सर आप बेवकूफ नहीं बना सकते आप हमको। अरे निकिता सोचो सोचो, आपके टायर में से हवा चली गई है, तो अगर आपके टायर में से हवा चली गई है तो आप टायर के अंदर आ जाते हो। हाँ साईराज, आपके टायर से हवा चलेगी तो आप टायर के अंदर हो। हाँ, अरे रिया सब पागल है रे, सब पागल है। यहां यहां खड़े हो आप
आप टायर के बाहर ही खड़े हो, आप टायर के बाहर ही खड़े हो, सोचो। सबसे पहले तो एक बात समझो, आप दो चीज को मिक्स करोगे तो कभी चीजें नहीं समझ में आएंगी। मेरा पहला सवाल, ये टायर जो है ये आउटवर्ड्स इन्फ्लेट हुआ, ये जो टायर है ये इनवर्ड डिफ्लेट हुआ। पहले तो ये चीज आप क्लियर कर लो। ये चीज आपके दिमाग में पहले क्लियर कर लो, दो चीजों को मिक्स मत करो। अगर आपको ये खड़े होने वाला सीन नहीं समझ में आ रहा तो भूल जाओ फिलहाल के लिए। पहले तो खुद के दिमाग को ये मनाओ कि ये टायर बाहर की तरफ क्यों आया और ये टायर अंदर की तरफ क्यों आया। और आपने कंसिडर करना ये सारे पॉइंट्स, क्योंकि यहां पे आपने एयर फिलिंग किया, यहां पे आपका टायर पंचर हो गया। सबसे पहले तो ये चीज क्लियर करके रखो। क्लियर है? इतना चीज में किसी को डाउट नहीं है ना? ये जो आपको पिंक कलर के पॉइंट्स दिख रहे हैं, इस वाले केस में पिंक कलर के पॉइंट्स बाहर की तरफ जाएंगे, इस वाले केस में पिंक कलर के पॉइंट्स अंदर की तरफ जाएंगे। ये बात सबको समझ में आ गई? यस। क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि यहां पे अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, इसलिए आउटवर्ड जा रहा है। यहां पे बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया, अंदर का प्रेशर कम हो गया, इसलिए इनवर्ट जा रहा है। क्योंकि पंचर होने का मतलब क्या है? अंदर का प्रेशर कम होने का मतलब ही पंचर है ना। हो गया? अगर इतना समझाए तो फिर दूसरा वाला किस्सा समझाता हूं। हो गया? डन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये टायर है, ये टायर है, ठीक है, ये टायर है, ठीक है। तनिष्का, खुद को अगर बार बार यही चीज बोलते रहोगे तो होगा ही ना। ओपन योर ब्रेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे। टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली मिनिस्कस बोला है, मिनिस्कस बोल के पढ़ाओ क्या? सुना भी नहीं रहेगा मिनिस्कस आधे लोगों ने। यू हैव टू बी ब्रेव इनफ टू अंडरस्टैंड थिंग्स। डोंट लूज होप, डोंट लूज होप। ओके, नाउ मुझे एक बात बताओ, हवा भराते समय आप कहां खड़े हो? मैं तो यहां खड़ा हूं। पंचर होते समय आप कहां खड़े हो? मैं तो यहां खड़ा हूं। सोच के देख लो भाई। टायर में हवा भराओगे तो भी टायर के बाहर ही मिलोगे, टायर पंचर होगा तो भी टायर के बाहर ही मिलोगे। आया ना? देख लो अभी। मैं तो इधर ही खड़ा हूं ना, मैं तो इधर ही खड़ा हूं ना। भले ये टायर का पॉइंट बाहर की तरफ आए या ये टायर का पॉइंट अंदर की तरफ आए, मैं तो टायर के बाहर ही खड़ा हूं ना। मैं थोड़ी कहीं और खड़ा हूं। मैं तो टायर के बाहर ही खड़ा हूं। भले टायर में हवा भरे या टायर से हवा जाए, मैं तो टायर के बाहर खड़ा हूं ना। इतना तो सबको पता है ना टायर के बाहर खड़े होने का मतलब क्या है। मैं यहां खड़ा हूं, ये देखो मैं यहां खड़ा हूं। टायर अगर पंक्चर होगा तो ये सारे लोग अंदर की तरफ जाएंगे, मतलब सेकंड वाला डायग्राम बनेगा। और अगर टायर में हवा भराएंगे तो टायर का से ये सारे पॉइंट बाहर की तरफ आएंगे। पर मैं तो कहां खड़ा हूं? मैं तो टायर के बाहर ही खड़ा हूं ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? पहले ये समझ लो। बोलो। डन। आप टायर के बाहर खड़े हो, मैं लिख भी देता हूं। मैं टायर के बाहर खड़ा हूं। डन। डन। एनीबडी इज हैविंग प्रॉब्लम? आपको समझ में आ रहा है ना? यहां पे हवा गई, टायर की हवा गई, और अब बाहर से टायर की हवा जाते हुए देख रहे हो तो टायर अंदर की तरफ मुड़ेगा। सोच के देखो, आप बाहर से खड़े होके टायर में हवा भरते हुए देख रहे हो तो टायर बाहर की तरफ इन्फ्लेट होगा। है कोई महान व्यक्ति जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो बोल दो भाई। आगे बढ़ू? आगे बढ़ू?
पक्का? अब मेरा सवाल है आप लोगों से, अब मेरा अगला सवाल है आप लोगों से, इस सवाल का जवाब बहुत अच्छी तरह से देना, इस सवाल का जवाब सोच समझ के अच्छी तरह से देना, ऐसे ही मत दे देना। बोलो, ये सरफेस कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? इस डायग्राम को देखो और मुझे बताओ कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। हाँ, अब सही जवाब आया ना। अब इस वाले डायग्राम को देखो, बताओ कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? हाँ, अब सही सही जवाब आया ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, तुमको जब भी कॉन्वेक्स सरफेस दिखेगा, जब भी तुम्हें कॉन्वेक्स सरफेस दिखेगा, तो प्रेशर कहां ज्यादा होगा, अंदर की बाहर? जब भी तुम्हें कॉन्वेक्स सरफेस दिखेगा, प्रेशर कहां ज्यादा होगा, अंदर की बाहर? अंदर, अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब भी तुम्हें कॉनकेव सरफेस दिखेगा, तो प्रेशर कहां ज्यादा होगा, अंदर की बाहर? जब भी तुम्हें कॉनकेव सरफेस दिखेगा, तो प्रेशर कहां ज्यादा होगा, अंदर की बाहर? बाहर। ठीक है, तुम्हें क्या समझ में आया? तुम्हें क्या समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मैं किधर खड़ा हूं। अगर आपने एक बार यह चीज डिसाइड कर ली कि आप किधर खड़े हैं, आप किधर खड़े हैं, तो आई थिंक आपको सेकंड्स में पता चल जाएगा प्रेशर कहां ज्यादा है, प्रेशर कहां कम है। बराबर। अब मुझे वापस मेरे प्रीवियस डायग्राम के पास जाने का मन कर रहा है। अगर आप ये सारी की सारी चीजें समझ चुके हैं, तो मुझे प्रीवियस डायग्राम के पास जाने का मन कर रहा है। ठीक है, चलो, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप कहां खड़े हो? मैं तो भाई, मैं तो यहां ऐसे खड़ा हूं, मैं तो बाहर खड़ा हूं, मैं बाहर खड़े होकर ऐसा देख रहा हूं। आप भी मेरे साथ खड़े हो, बोलो। मैं ऐसे देख रहा हूं, ऐसे खड़े हो, मैं, आप ऐसे ही खड़े हो कि नहीं? बोलो, ये एक्सपेरिमेंट देखने के लिए आप ऐसे ही खड़े हो कि नहीं खड़े हो? सब लोग पहले खुद को इमेजिन कर लो, ऐसे ही खड़े हो पक्का? चलो, ये देखने के लिए कहां खड़े हो, ये देखने के लिए कहां खड़े हो? अंदर खड़े हो ना, अंदर बैठे हो आप, ये ऐसे देख रहे हो है ना, इधर से ऐसे देख रहे हो, है ना, है ना? पानी के, मर्क्यूरी के अंदर बैठ के देख रहे हो आप, है ना? नहीं, कहां देख रहे हो, फिर बाहर खड़े होकर देख रहे हो? अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब आप ये वाले एक्सपेरिमेंट में भी ऐसे ही देख रहे हो? वेरी गुड। हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हो गया, अपने आप को सेट कर लिया, सेट कर लिया। सब लोगों ने अपने आप को टायर में सेट किया था, अभी इसमें सेट कर लिया, कर लिया सेट? बराबर। अच्छा, बोलो, बोलो, ये सरफेस कैसा दिख रहा है, ये सरफेस कैसा दिख रहा है? हाँ, वही तो लिखा है, वही तो लिखा है। और तुम्हें अभी क्या पढ़ाया था, अभी तुमने क्या पढ़ा था? कॉन्वेक्स सरफेस में प्रेशर अंदर ज्यादा होता है कि बाहर ज्यादा होता है? हाँ, वही तो लिखा है, ये देखो, वही तो लिखा है। बराबर। चलो, अभी इधर आते हैं, हाँ इधर आते हैं, हाँ इसमें आते हैं। हाँ, बोलो, 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 कैसा सरफेस है? ये सरफेस देख के बताओ कैसा सरफेस है। हाँ, वही तो लिखा है। और प्रेशर कहां ज्यादा होता है, अंदर की बाहर? कॉनकेव में प्रेशर अंदर ज्यादा होता है कि बाहर ज्यादा होता है? हाँ, वही तो लिखा है, ये देखो, पी ए, यानी कि प्रेशर आउटसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर इनसाइड। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आप लोग को ऐसा लग सकता है कि यू नो चीजें ये है वो है, बट सही है। गॉट इट है, गॉट इट है, गॉट इट है, गॉट इट है। चलो चलो, फटाफट बोलो। पक्का? टायर वाला एग्जांपल याद रखोगे ना? ये कॉनकेव कॉन्वेक्स वाला एग्जांपल तो सबको याद हो ही गया होगा। कॉनकेव, गुफा की एंट्री, हाँ, बट गुफा की एंट्री कहां से होगी वो देखना। गुफा के बाहर खड़े होगे, गुफा की एंट्री दिखती है। जैसे मैंने ये सवाल पूछा था, आधे लोग तो टायर के अंदर जाके बैठ गए थे। ठीक है,
संगम, अगर मिनिस्कस समझाना होता तो मिनिस्कस के हिसाब से पढ़ाता ना। बराबर बराबर। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप कहां पे खड़े होके पूरा सिनेरियो देख रहे हो। ठीक है, डन है। ये वाला एग्जांपल, ये टायर वाला एग्जांपल जितने जल्दी आप दिमाग में कर लेंगे उतने जल्दी आपको वो भी समझ में आ जाएगा जो मैंने अभी समझाया आपको। पक्का? ठीक है, चलो। सो नाउ ये सब चीज होने के बाद हम लोग हमारा अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग तैयार हैं ये समझने के लिए कि एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एंड बबल्स। ड्रॉप्स और बबल्स क्यों बनते हैं? ठीक है, सबसे पहला रीजन तो आप पहले से ही जानते हैं कि सब लोग मिनिमम सरफेस एरिया बनाने की कोशिश करते हैं, और मिनिमम सरफेस एरिया बनाने के चक्कर में वो एक स्फेरिकल शेप ले लेते हैं। बराबर। और उसी चक्कर में आपके ड्रॉप्स एंड बबल्स बन जाते हैं। जो मैंने किस्सा फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था वही आपको वापस समझा रहा हूं, कुछ भी नहीं है। परंतु हमें इसमें फिर समझना क्या है? हमें इसमें यह समझना है कि प्रेशर कितना डिफरेंस होगा। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक टॉपिक है जिसका नाम है क्या? एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। ड्रॉप और बबल क्यों बनते हैं यह आपको पता है, पर अभी जो हमने टायर वाली नॉलेज का इस्तेमाल किया तो उससे हमें थोड़ा चीज समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा मैं आपको बोलता हूं। सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक बबल है इस तरह से। ठीक है, ये आपके पास एक बबल है। आप कहां खड़े होगे? बबल को आप कहां से देखते हो? हम बबल को यहां से देखते हैं, ऐसे हम बबल को देख रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, प्रेशर कहां ज्यादा है, इनसाइड कि आउटसाइड? चलो, कमान कमान कमान, अभी वाली नॉलेज का इस्तेमाल, अभी वाले नॉलेज का इस्तेमाल। प्रेशर कहां ज्यादा है, अंदर कि बाहर? धीरे धीरे अपने ब्रेन की प्रोसेसिंग स्टार्ट करो। जब मेरी आंखों ने, मेरी नजरों ने इस चीज को देखा, इसका मतलब ये चीज एक कॉन्वेक्स है। तो जब भी हम कॉन्वेक्स देखते हैं तो अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। बराबर बराबर, क्लियर है? डन। क्या आप जानते हैं प्रेशर अंदर ज्यादा होगा प्रेशर बाहर से? बराबर। प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप is more than the pressure outside the liquid drop. Everybody must be clear about this thing. ठीक है, परंतु परंतु क्या आपको यह बात पता है कि अगर प्रेशर अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, इसकी वजह से जो ड्रॉप है वो एक्सपांड करने की कोशिश करेगा? क्या आपने कभी भी एक मेले में जो सोप बबल मिलता है ना, मैंने आपको पहले भी उसका एग्जांपल दिया है, जब वो स्टार्टिंग में निकलता है ना बहुत छोटा होता है, पर जैसे 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 आप उसको देखेंगे ना निकलने के बाद बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है। द ड्रॉप और द बबल वो साइज में एक्सपैंड होगा। एक्सपैंड होने का मतलब यह है कि आपको थोड़ी देर के बाद
हो सकता है वो इतना बड़ा दिखे, ऐसा। ये आपका एक्सपेंशन है। अरे यार क्या गंदा गोला बना रहा हूं मैं। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अगर अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो एक्सपेंशन तो होगा। अगर इनिशियली आपका रेडियस आर था, हो सकता है कि आपका रेडियस डेल्टा आर से बढ़ जाए। यानी कि हो सकता है कि आपका इनिशियल रेडियस आर था, आपका फाइनल रेडियस आर प्लस डेल्टा आर हो जाए। क्यों ऐसा? क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा, बाहर प्रेशर कम। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है कि अंदर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से आपका जो ड्रॉप या बबल है वो एक्सपैंड करेगा? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सब लोग के दिमाग में ये बात? एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस थिंग? बोलो, क्लियर है, डन है? पक्का, डन। अब टॉपिक का नाम देखते हैं। टॉपिक का नाम बोलता है एक्सेस ऑफ प्रेशर। एक्सेस का मतलब क्या होता है? एक्सेस मतलब कितना ज्यादा प्रेशर है। तो एक्सेस ऑफ प्रेशर का मतलब है कि हमें निकालना है पीआई माइनस पीओ की वैल्यू। ये हमें कैलकुलेट करना है। इसको बोला जाता है एक्सेस ऑफ प्रेशर। बात को समझो, ठीक है? एक्सेस मतलब कितना ज्यादा है, और ज्यादा वाली चीज कैसे निकालोगे? दोनों को माइनस करके निकालोगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना डेरिवेशन। एकदम सिंपल डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है। स्टार्ट करेंगे, अच्छी तरह से देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? चलो, सबसे पहली चीज जो हमें पता करनी है वो ये है कि जो फोर्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहां पे, वैसे एक्चुअली अगर आप कभी प्रेशर का फॉर्मूला देखेंगे, कभी आप अगर प्रेशर का फॉर्मूला देखेंगे, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। सुना ही होगा कभी बचपन में, ठीक है ना? अगर मैं यहां से फोर्स का फॉर्मूला लिखूं तो वो होगा प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है? फोर्स को हम मान लेते हैं F बराबर प्रेशर पी आई माइनस पीओ। हमने अभी देखा हमारे अंदर प्रेशर का कितना डिफरेंस आ रहा है, इनटू हमारा एरिया 4 पाई r²। बिल्कुल ध्यान से समझिए, आधे लोगों को यही नहीं समझ में आता 4 पाई r² मैंने क्या लिखा। आप यहां पे एक बबल की बात कर रहे हैं, एक ड्रॉप की बात कर रहे हैं। बबल या ड्रॉप एक स्फीयर होता है, और एक स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r² का होता है। मैंने ये वाला रेडियस कंसिडर किया है, ये गोले का रेडियस कंसिडर किया है 4 पाई r²। अगर आप यहां पे देखेंगे तो प्रेशर इनटू एरिया, तो यहां मैं मेंशन कर देता हूं, यहां मैंने यूज किया है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है? बेसिक फॉर्मूला अच्छी तरह से हमने यहां पे चीजें पुटअप कर दी। इतना सबको समझ में आया? आगे बढ़ू? इतना सबको समझ में आया? पहला स्टेप क्लियर है सब लोग के दिमाग में? पहला इक्वेशन सब लोग को समझ में आया मैंने कैसे लिखा? फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, बस खत्म। बढ़े आगे। आप चाहिए तो इसको एक्सेस फोर्स भी बोल सकते हैं, आप चाहिए तो इसको एक्सेस प्रेशर भी बोल सकते हैं। बट फॉर्मूला कहां से आया वो आपको मैंने लिख के दे दिया। क्या पहला फॉर्मूला सब लोग के दिमाग में क्लियर है? एनी डाउट विद द फर्स्ट फॉर्मूला? फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, डन? एवरीबॉडी इज ओके विद इट? कैन आई मूव फॉरवर्ड?
ठीक है, ठीक, अब ध्यान से बात समझना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, अब मैं बात करूंगा वर्क डन की, ठीक है। वर्क डन की बात यानी कि W की बात मैं दो तरीके से करने जा रहा हूं, ठीक है, पहला और दूसरा। सबसे पहला जो मैं वर्क डन लिखूंगा वो मैं लिखूंगा इस तरह से, बिल्कुल मेरी बात ध्यान से समझना। सरफेस एनर्जी बराबर सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। हमने बहुत दिन पहले सरफेस एनर्जी का डेरिवेशन किया था, जिस वक्त मैंने आपको यह समझाया था कि नया सरफेस क्रिएट होने के समय जो वर्क डन आप करते हो वही सरफेस एनर्जी बनती है। तो इस वाले फॉर्मूले को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, W या फिर छोटा सा वर्क डन ले लेते हैं T टाइम्स DA। जितने लोगों को ये बात याद आई आई, नहीं याद आई पिछले 2-3 लेक्चर पलट के देखिए। एक सरफेस एनर्जी वाला डेरिवेशन करवाया था, आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में ही करवाया था शायद, जो 1.1 लेक्चर था अपने फ्लूइड्स का उसमें करवाया था। वहां पे ये फॉर्मूला आपको दिख जाएगा, वर्क डन इज सरफेस टेंशन इनटू एरिया। मैंने यहां पे स्मॉल वर्क डन कंसीडर किया है, इसलिए यहां पे मैंने स्मॉल एरिया कंसीडर किया। ये पहला वाला वर्क डन का फॉर्मूला मैं यहां पे यूज करूंगा। दूसरा वाला वर्क डन का फॉर्मूला मैं कौन सा यूज करूंगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डेल्टा आर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। बिल्कुल ध्यान से देखना, ये देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बचपन में सुना होगा, पहले यहां पे था बबल ड्रॉप, अब यहां पे आ गया है। तो कितने से उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल्टा आर से उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। हम लोग एक्चुअली डेल्टा आर को क्या समझ रहे हैं, डेल्टा आर इज द एक्स्ट्रा रेडियस। एक्स्ट्रा रेडियस मतलब कितने से आपका बबल बड़ा हुआ। पर अगर मैं उसको नॉर्मल भाषा में बात करूं तो वो डिस्प्लेसमेंट भी कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि इतने से आपका सोप बबल बढ़ा। तो मैंने यहां पे वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर लिया। तो मैंने यहां पे दो वर्क डन के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। एक क्या, वर्क डन इज सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। ये हमने आपको ये फॉर्मूला फ्लूइड्स के 1.1 या 1.2 लेक्चर में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और ये वाला फॉर्मूला तो बचपन से आप जानते हैं, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों फॉर्मूले को मैं अप्लाई करने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से मेरी चीज देखना, ठीक है। ऑल ऑफ यू हैव टू पे अटेंशन एंड सी व्हाट आई विल डू, ठीक है। सबसे पहले ये वाले फॉर्मूले को हम थोड़ा ठीक ठाक करते हैं। वर्क डन विल बी सरफेस टेंशन, ब्रैकेट में चेंज इन एरिया मतलब नया एरिया माइनस पुराना एरिया, यही होता है चेंज इन एरिया बराबर। DW बराबर सरफेस टेंशन, नया एरिया कितना होगा, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। क्योंकि आप जान रहे हैं नया रेडियस कितना बनेगा, टोटल नया रेडियस कितना है, मैंने अभी लिख के दिया आप लोग को, ये देखो आर प्लस डेल्टा आर। पुराना रेडियस कितना है, आर। तो नया एरिया में मैंने आर प्लस डेल्टा आर पुट किया, माइनस साइन 4 पाई पुराना आर स्क्वायर। ये अपना पहला स्टेप, ठीक है। चेंज इन एरिया का मतलब क्या होगा, A2 माइनस A1, नया एरिया माइनस पुराना एरिया। DW सरफेस टेंशन, जरा इसको हम ओपन करके देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा 4 पाई और ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आर डेल्टा आर ब्रैकेट क्लोज माइनस 4 पाई आर स्क्वायर एंड ब्रैकेट। आई होप सबको समझ में आ रहा है। मैंने यहां पे a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, ठीक है। थोड़ा और इसको ठीक ठाक करते हैं,
टी ब्रैकेट 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8 पाई आर डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। मैंने सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया है, मैं रिपीट नहीं करूंगा। आई वोंट रिपीट दिस डेरिवेशन, इसलिए सब लोगों ने एक टाइम पे अंडरस्टैंड करना है। पूरा का पूरा ध्यान यहां पे होना चाहिए, पूरा का पूरा ध्यान यहां पे होना चाहिए। बच्चों वाले स्टेप्स कर रहे हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, इसका मतलब आप रिपीट टेलीकास्ट नहीं करते अपने लेक्चर्स को। 1.1 1.2 आप रिवाइज नहीं करते। वहां जाके चेक करो, ये फॉर्मूला डिराइव करके दिया हुआ है। ये फॉर्मूला बचपन में पढ़ा है आप लोग ने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ आप डेल्टा ए का मतलब चेंज इन एरिया होता है, A2 माइनस A1, नया वाला एरिया विथ नया वाला रेडियस, पुराना वाला एरिया विथ पुराना वाला रेडियस। A प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन, बस। उससे ज्यादा अभी तक से कुछ नहीं किया। अब 4 पाई आर स्क्वायर एंड माइनस 4 पाई आर स्क्वायर गेट कैंसिल, बराबर क्या बचता है आपके पास? आपके पास बचता है वर्क डन बराबर सरफेस टेंशन, एक ब्रैकेट 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर एंड अ ब्रैकेट। अब एक अप्रोक्सीमेशन आपको यहां पे देखना पड़ेगा। क्या अप्रोक्सीमेशन है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। assume delta r to be very small, then delta r square will be very, very small. Hence, it can be neglected. कभी बचपन में अगर सुना होगा तो आपको बात समझ में आएगी। 0.25 का अगर स्क्वायर करोगे तो और छोटा आता है, छोटे नंबर का स्क्वायर और छोटा आता है, ठीक है। Hence, it can be neglected. Hence, neglecting 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर, ये पूरा का पूरा टर्म ही आपने नेग्लेक्ट कर देना है। तो आपके पास जो फाइनल वर्क डन यहां पे बच रहा है, वो बच रहा है टी 8 पाई आर डेल्टा आर। ये आपका फाइनल वर्क डन, आपने इसको कर दिया है नेग्लेक्ट। चेक कर लीजिए, एक ही वर्क डन अभी तक से मैंने सॉल्व किया है। वर्क डन दो तरीके से हम सॉल्व करेंगे। पहला सॉल्विंग चेक कर लीजिए, मैंने बेसिक सरफेस टेंशन के साथ फॉर्मूला लगाया हुआ है यहां पे, ठीक है। उसके बाद मैंने बेसिक वहां पे एरिया सब्स्टिट्यूट किया। नया वाला रेडियस आप जानते हैं आर प्लस डेल्टा आर है, पुराना वाला रेडियस आर था। ब्रैकेट को ओपन किया, ए प्लस बी दो होल स्क्वायर का मैंने यहां पे फॉर्मूला लगाया। 4 पाई को अंदर मल्टीप्लाई किया, कैंसल किया, एक चीज को नेग्लेक्ट किया, फाइनल आंसर। इज दिस थिंग क्लियर? क्या लेफ्ट हैंड साइड पूरा क्लियर है? ये वाला वर्क डन पूरा क्लियर है? कम ऑन, हाँ या ना? रिप्लाई रिप्लाई, ऑल ऑफ यू रिप्लाई। डन, कैन आई मूव फॉरवर्ड? पक्का आगे बढ़ू? एक साइड का क्लियर है? ठीक है, अब अगला साइड देखने के लिए तैयार?
अब अगला साइड देखने के लिए तैयार? अगला साइड तो बहुत सिंपल है, 2 मिनट में अगले साइड का कार्यक्रम होने वाला है, 2 मिनट में अगले साइड का कार्यक्रम होने वाला है। उसको थोड़ा कलर चेंज करके लिखते हैं हम लोग, ठीक है। यहां हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या आपको पता है, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने फोर्स निकाल के रखा हुआ है, ये देखिए, दिख रहा है? फोर्स का फॉर्मूला दिख रहा है? ये खाली मैं यहां पे पुट करूंगा, मेरा सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। तो यहां पे मैं क्या पुट करूंगा? फोर्स की जगह पे पी आई माइनस पीओ, उसके बाद मैं पुट करूंगा 4 पाई r², 4 पाई r², ये मैंने फोर्स की जगह पे पुट किया, और उसके आगे वापस डेल्टा आर। लेट मी टेक दिस इक्वेशन एज 2, और अभी जो मैंने वर्क डन की इक्वेशन निकाली, लेट मी टेक दिस इक्वेशन एज 1। खत्म। क्या आपको पता है, आपका जो 1 इक्वेशन है वो भी वर्क डन का इक्वेशन है, और आपका जो 2 इक्वेशन है वो भी वर्क डन का इक्वेशन है। तो दोनों इक्वेशंस को अब हम क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। सो हमारा अगला स्टेप क्या होगा? इक्वेटिंग 1 एंड 2, ठीक है। तो इक्वेट कर लीजिए, t 8 पाई r डेल्टा r बराबर पी आई माइनस पीओ 4 पाई r² डेल्टा। ये हमारी एक इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। दोनों वर्क डन की इक्वेशन थी, हमने दोनों को एक साथ इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब आप यहां से कैंसिल आउट करने के पीछे पड़िए, ठीक है। कैंसिल आउट आप किस किस को कर सकते हैं, जरा बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम यहां से पाई और पाई को कैंसिल कर सकते हैं, आर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा आर और डेल्टा आर कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा। तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बच रही है? पी आई माइनस पी नॉट की आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बच रही है? यहां पे आपके पास बचेगा 2t बराबर डिवाइडेड बाय, यहां पे आपके पास बचेगा r, सिर्फ r बचेगा यहां पे, क्योंकि r स्क्वायर कैंसिल हो गया, वो r यहां से नीचे आएगा। तो 2t बाय r आपका फाइनल आंसर। दिस इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर इतना होगा। और चलो एक और चीज बताता हूं, और आप लोग मुझे रीजन बताओगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना। पी आई माइनस पी नॉट का फॉर्मूला होगा 4t अपॉन r, ये है एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। ये मैंने अभी अभी निकाला, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया। क्या कोई बता सकता है ऐसे कैसे हो गया? 2t का 4t कैसे हो गया, कोई बता सकता है? अगेन फर्स्ट लेक्चर, अगेन फ्लूइड्स का 1.1। हाँ बहुत ही बढ़िया। सोप बबल्स में कितने लेयर होते हैं? सोप बबल्स में 2 लेयर होते हैं। इसलिए मैंने हर बार आपको बोला था, जो भी फॉर्मूला मिलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देने का, 2 लेयर 2 से मल्टीप्लाई कर देने का। तो अगर एक लिक्विड ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर 2t बाय आर है, तो यहां पे 4t बाय आर हो जाएगा। खत्म। डेरिवेशन एकदम सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ 2 बार वर्क डन हमने निकाला है। अगर आप 2 बार वर्क डन निकालने में अगर आप ठीक ठाक हो गए, तो आपका कार्यक्रम उधर ही खत्म हो जाता है। ये है वो 2 बार वर्क डन। बस पूरा का पूरा डेरिवेशन यहां से लेके यहां तक में ही छुपा हुआ है। सिर्फ 2 बार वर्क डन लगाना है। हाँ, पहले फोर्स का फॉर्मूला जरूर है जो मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया है, और फिर उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट किया है, वो तो आप कर ही सकते हो, उतना तो कर ही सकते हो। खाली ये 2 बार जो वर्क डन किया है उसको एक बार देख लो, अगर उतना क्लियर है तो कार्यक्रम क्लियर है। उसके बाद क्या है? खाली इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को हम लोगों ने इक्वेट किया है, खत्म।
डन। डेल्टा आर को नेग्लेक्ट करोगे तो उसके साथ का पूरा टर्म भी नेग्लेक्ट हो जाएगा ना। अगर आप 0.25 का सबसे पहले स्क्वायर करो तो आपको एक छोटा नंबर मिलेगा। अगर उस छोटे नंबर के साथ आप 4 मल्टीप्लाई करोगे और छोटा हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई करोगे और छोटा हो जाएगा, इसलिए पूरा का पूरा टर्म ही नेग्लेक्ट हो जाएगा। छोटे नंबर के साथ जितना मल्टीप्लाई करोगे और छोटे होते जाओगे, बराबर। डन। एनी डाउट्स? क्लियर है सब लोग के दिमाग में? ठीक है, बढ़िया। हम्म, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सब लोग पहले तो मुझे एक बात बताओ कि क्या करना है, इवनिंग में लेक्चर्स कंटिन्यू करने हैं कि मॉर्निंग में करने हैं? बोलिए। एक मिनट, सब लोग अपने वीडियोस ऑन कर लो एक बार। टर्न ऑन योर वीडियोस ऑल ऑफ यू। आज भी आप अटेंडेंस चेक कर सकते हो, इट इज अराउंड 100, और जब मैंने ग्रुप में मैसेज डाला उसके बाद, वरना 80 to 70 लोग ही अगर अटेंड कर रहे होंगे तो हम लोग डायरेक्टली मॉर्निंग में चले जाएंगे। बिकॉज हम लोग इवनिंग में शिफ्ट होके, इसलिए हम लोग इवनिंग में शिफ्ट कर रहे थे क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर अगर इतने कम अटेंडेंस है तो आई थिंक मॉर्निंग में ही जाके हमें ठीक ठाक करना पड़ेगा। इवनिंग में कॉलेज है, इवनिंग में ही लो। या आई नो मॉर्निंग में आपका कॉलेज है, इसलिए आप लोग लेक्चर्स मॉर्निंग में अटेंड नहीं कर सकते। और अभी जनवरी तक तो सारे के सारे कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा समझ लो कि क्रिसमस के बाद तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस विल स्टार्ट। मोस्ट क्या, सारे के सारे ही शुरू हो जाएंगे। हम्म। तो आप फिर रेगुलरली अटेंड करोगे ना भाई? आज तो मैं सब लोग को निकाल के फेंकने वाला हूँ, संडे का मजा लेने लगता है सब लोग। एवरीबडी इज नॉट अटेंडिंग, आई थिंक ही इज टेकिंग द मजा ऑफ संडे। अभी कल उड़ान का लेक्चर नहीं था, मेरे को 50-60 मैसेज आ गए, फिजिक्स का लेक्चर किधर है, फिजिक्स का लेक्चर किधर है, फिजिक्स का लेक्चर किधर है। इतना प्यार करते हैं तुम लोग मेरे से, इसलिए आज सुबह सुबह 9:30 बजे लेक्चर रखा मैंने। प्यार दिखाने के लिए कोई आता ही नहीं है, व्हाट्सएप पे मैसेज करने सब आते हैं। तुम लोग आते हो? ठीक है, ठीक है, बढ़िया। आज मेरा अलार्म नहीं बजा, इसलिए नहीं आया। अरे अभी मैं तेरे लिए अलार्म लगाता हूँ अभी। अरे मैंने खुद 7:10 को मैसेज किया था, वेकअप बी रेडी, खुद मैसेज किया था मैंने सामने से। We got message that corona vaccine is invented and now all colleges will be start। अरे कोरोना वैक्सीन आए ना आए, कॉलेज जनवरी में स्टार्ट हो रहा है। अभी क्या तुम लोग को, क्या सब लोग का ग्रुप पे व्हाट्सएप कॉल करके उठाओ क्या, नमूने लोग? हाँ मैं जानता हूँ मॉर्निंग में कॉलेज है, इसलिए तो इवनिंग में टाइमिंग शिफ्ट किया है।
ठीक है, चलो भाई, टाटा बाय बाय। अभी लेक्चर है एक, मैथ्स का एंट्रेंस लेक्चर है, जितने लोग हैं सब अटेंड करो रे। 9:45 है, ब्रेकफास्ट वेकफास्ट कर लो थोड़ा, सो मत जाना वापस। चलो टाटा। सर आप अपना वीडियो ऑन करो ना, मैं नहीं दिखाऊंगा रे तुम लोग को अपना मुंह। तुम लोग लेक्चर अटेंड करो, मुंह दिखाता हूँ फिर मैं। आते नहीं हो लेक्चर में पागल लोग। जितने तुम्हारे सहपाठी लोग हैं उनको बोलो बाबा कि आओ लेक्चर में, क्यों मिस करते हो। चलो 9:45 रहेगा आई थिंक सो। यस, 9:45 to 11:15 है आपका। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।